and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Losit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCS Conduct Rules 1964. It is part 7. In this part, I will discuss two very important rules. One rule 18A. It is restrictions in relation to acquisition and disposal of immovable property. Rule 19, vindication of acts and character of government servant. And in this part I will discuss 10 MCQs and as usual my explanation, and also you can get a pattern of descriptive questions, and this part would be useful for all central government exams. So till end try to listen the video, and you can get latest pattern questions, and also you can clearly understand the two rules. So my friends, join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My first Telegram channel link t.me/BAPI2034, and my second Telegram channel link t.me/ASIT2034. And you join my Telegram channels so that you can get notification for my upcoming videos. Please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for upcoming videos, and definitely this part would be interesting one. So first I will discuss rule 18A, restrictions on immovable property outside India and transactions with foreigners. सो इसमें आपको याद रखना है कि आपको प्रायर परमिशन का ज़रूरत है यदि आप अब्रोड में फॉरेन कंट्रीज में असेट्स एक्वायर करेंगे कि असेट्स सेल करेंगे, तो आपको प्रायर परमिशन का ज़रूरत है. यहाँ पर कंपल्सरी है प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, प्रायर परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट वन की रूल आप देखिए, प्रायर सैंक्शन इज मैंडेटरी. ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट डू द फॉलोइंग विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, राइट. रूल के ऊपर थोड़ा बता देता हूं. दिस रूल इज मीन टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पोजीशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फॉरेन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, सेफगार्ड नेशनल एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट. ओके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि जो रूल 18 है उसका मेन पर्पज क्या है. तो उसमें तो मैं बता दिया. इसमें 2 सबसेक्शन है, सबसेक्शन ए एंड सबसेक्शन बी, उसको हम डिस्कस करेंगे. मगर इसमें प्रायर परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बहुत जरूरी है, राइट. तो फर्स्ट वन है एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया. यदि आप अब्रोड में फॉरेन कंट्रीज में कोई एसेट एक्वायर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आप परचेज करेंगे, कि मॉर्गेज के आकार में लेंगे, कि लीज के आकार में लेंगे, कि गिफ्ट के आकार में रिसीव करेंगे. आप देखिए यहाँ पर क्लियरली दे दिया मोड ऑफ एक्विजिशन. आप कोई भी एसेट आप फॉरेन कंट्री में परचेज कर रहे हो, कि मॉर्गेज आकार में ले रहे हो, कि लीज के आकार में ले रहे हो, कि गिफ्ट के आकार में कोई एसेट ले रहे हो, कि एनी अदर मेथड में यदि आप कोई एसेट को आप एक्वायर करते हो फॉरेन कंट्रीज में, तब प्रायर परमिशन का जरूरत है. प्रायर परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज नेसेसरी वन. विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी you cannot, the concerned government servant cannot acquire and acquisition of assets in abroad or in foreign countries. Clear. ये रूल 18A आप सबसेक्शन ए फर्स्ट सबसेक्शन ये बोल रहा है, ठीक है. जो ये रूल पोजीशन को आपको याद रखना है. एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स जो परमानेंट एसेट्स है, ठीक है. परमानेंट एसेट्स जो है, चाहे बिल्डिंग, चाहे आप लैंड, राइट. तो कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, बिल्डिंग, लैंड, दीज आर द इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी को आप परचेज करोगे फॉरेन कंट्री में, कि मॉर्गेज के आकार में लोगे, कि लीज के आकार में, कोई आपको गिफ्ट दिया, बिल्डिंग गिफ्ट दिया, कि लैंड गिफ्ट दिया, कि कोई फ्लैट गिफ्ट दिया, ठीक है. तो यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो फॉरेन कंट्रीज में, प्रायर परमिशन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का प्रायर परमिशन का जरूरत है. नेक्स्ट में सेम है,
18 रूल 18A उसका सेकेंड सबसेक्शन। ओके, इसमें क्या है कि डिस्पोजल रिलेटेड है, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। वैसा ही सपोज आप आपका इट मीन्स यू आर ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी असेट्स। सपोज आप यू आर द ओनर ऑफ द बिल्डिंग इन अब्रोड, यू आर द ओनर ऑफ द प्लॉट इन अब्रोड, यू आर द ओनर ऑफ द फ्लैट इन अब्रोड। आप उसको सेल करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो कि आपके पास जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो असेट्स है, आप उसको मॉर्गेज के आकार में देना चाहते हो, उसको लीज गिफ्ट के आकार में किसको देना चाहते हो, लीज के आकार में देना चाहते हो, तो उसमें प्रायर परमिशन का जरूरत है। ठीक है, सपोज यू आर द ओनर ऑफ द असेट्स इन अब्रोड। असेट्स मीन्स इमूवेबल परमानेंट असेट्स, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, और फ्लैट है। क्लियर? तो इसमें दो सबसेक्शन है, एक है एक्विजिशन और एक है डिस्पोजल। एक्विजिशन में आप परचेज करोगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज के आकार में लोगे कि लीज के आकार में लोगे, कोई आपको गिफ्ट दिया। और डिस्पोजल में सपोज ऑलरेडी यू हैव एक्वायर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी असेट्स इन अब्रोड, तो उसको आप सेल करना चाहते हो, तो मॉर्गेज के आकार में देना चाहते हो, कोई लीज के आकार में देना चाहते हो, कि कोई किसको गिफ्ट के आकार में देना चाहते हो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो प्रायर परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जरूरत है। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, जो प्रायर परमिशन क्या टाइमिंग है? ठीक है, आप प्रायर परमिशन का टाइमिंग है 60 डेज है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है प्रायर जो परमिशन 60 डेज है। ओके, तो आपको रिटिन के आकार में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देना है कि फॉरेन कंट्री में मैं एक लैंड खरीदना चाहता हूं, कि बिल्डिंग खरीदना चाहता हूं, कि मैं एक फ्लैट खरीदना चाहता हूं, तो मुझे परमिशन दिया जाए। तो 60 डेज है। अच्छा, बियॉन्ड 60 डेज, यदि 60 डेज क्रॉस हो जाता है, आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो आप मान लीजिए कि उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव कर दिया। ठीक है, वैसे ही आप सपोज आपका कोई बिल्डिंग है, कि लैंड है, कि फ्लैट है अब्रोड में, फॉरेन कंट्री में, आप उसको सेल करना चाहते हो, किसको गिफ्ट के आकार में देना चाहते हो। ठीक है, तो प्रायर परमिशन का जरूरत है। वैसे ही आप रिटिन में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आपको देना है। ओके, तो जो टाइमिंग है, टाइम लिमिट है 60 डेज है। 60 डेज के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्या आप परचेज करोगे कि सेल करोगे। ठीक है, यदि 60 डेज क्रॉस हो जाता है, आप मान लीजिए कि उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव कर दिया। ये टाइम लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। अच्छा, थर्ड जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 18 रूल 18A थर्ड सबसेक्शन देखिए, इसमें ट्रांजैक्शंस, कोई फॉरेनर के साथ, कोई फॉरेन रेसिडेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, तीन चीज आएगा, फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। सपोज इंडिया में, राइट, विद इन इंडिया, सपोज आप कोई फॉरेन इट मीन्स रेसिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कि कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कि फॉरेन गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो इस केस में प्रायर परमिशन का जरूरत है। तो ये जो बीट सी है रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन रिलेटेड है, और क्लियरली दे दिया है फॉरेन और फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन कंपनी और कंसर्न। सपोज यहां पर एग्जांपल दिया, बाइंग ए फ्लैट इन इंडिया जॉइंटली विथ ए फॉरेन सिटीजन। आप एक इंडिया में आप एक फ्लैट खरीदना चाहते हो फॉरेन सिटीजन के साथ कोलैबोरेट करके जॉइंटली, तो उसमें परमिशन रिक्वायर्ड, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन जो है फॉरेन सिटीजन के साथ आप जॉइंटली मिलकर खरीदना चाहते हो। ठीक है, कि लीजिंग हाउस, आपका एक हाउस इंडिया में है, ठीक है, आप उसको लीज के आकार में फॉरेन एम्बासी को दे रहे हो, तो यहां पर भी ट्रांजैक्शन हुआ, तो परमिशन रिक्वायर्ड। तो कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, सपोज जैसे एक फॉरेन बैंक है, आपका हाउस को वो रेंट के आकार में लेना चाहता है, आपका हाउस को एक फॉरेन बैंक रेंट के आकार में लेना चाहता है, ठीक है, तो उसमें आपको प्रायर परमिशन का जरूरत है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनी के साथ आप ट्रांजैक्शन करोगे, तो प्रायर परमिशन का जरूरत है।
और प्रायर परमिशन के लिए टाइम लिमिट में बता दिया 60 डेज। ठीक है, क्लियर। सो यहां पर जो है 3 सबसेक्शन है, ये बेसिकली जो है यहां पर बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। जो ट्रांजैक्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है, यहां पर क्लियरली दे दिया। जो क्लियरली आप देख लीजिए, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। 18A मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो परमानेंट एसेट्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड, फ्लैट, बिल्डिंग, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को सेल, परचेज और ट्रांजैक्शंस। सेल परचेज में अब्रॉड में, और जो ट्रांजैक्शंस सब चाहे विद इन इंडिया। ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वन हम देखेंगे, रूल 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। रूल 19, रूल पोजीशन को याद रखिए। रूल 19 डील्स विथ हाउ ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड रेस्पॉन्ड, how a government servant should respond when they are publicly criticized or defamed. It is essentially creates a boundary between your official life and your private life. इसमें क्या है, रूल 19 में 2 सबसेक्शंस है। जो रूल 19 सबसेक्शन 1 है, इसमें क्लियरली मेंशन है, सपोज आपका कोई ऑफिशियल वर्क को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया, कि आपको डिफेम किया। ओके, बेसिकली ऑफिशियल एक्ट को आप आपका ऑफिशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और उसको कोई पब्लिकली क्रिटिसाइज किया कि आपको वही जो ऑफिशियल एक्ट के ऊपर आपको कोई डिफेम किया, तो आपको यहां पर डिफेंड करना है आपको। तो ये रूल 19 में है। और एक रूल 19 जो सबसेक्शन 2 है, ये प्राइवेट एक्ट के ऊपर है। सपोज प्राइवेट मैटर, ये ऑफिशियल मैटर में नहीं आएगा। जो 19 सबसेक्शन 2 प्राइवेटली सपोज आपको कोई क्रिटिसाइज किया, कि आपको डिफेम किया, वो आता है। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें देखिए फर्स्ट वन, द रूल फॉर ऑफिशियल एक्ट्स, योर वर्क। आपका ऑफिस मैटर में आप काम कर रहे हो, तो आपका ऑफिशियल एक्ट, ऑफिशियल एक्टिविटीज को, सपोज इफ समवन क्रिटिसाइज और मेक्स फॉल्स और डिफामेटरी स्टेटमेंट्स अबाउट समथिंग यू डिड एज पार्ट ऑफ योर जॉब। ठीक है, तो यहां पर जो है ऑफिशियल एक्ट याद रखना है। फर्स्ट वन 19 सबसेक्शन 1। ठीक है, आपका ऑफिशियल जो आप काम कर रहे हो, उसको कोई क्रिटिसाइज किया, आपको आपके अगेंस्ट में ऑफिशियल जो एक्टिविटीज है उसी रिलेटेड में कोई डिफामेटरी स्टेटमेंट दिया और उसको फॉल्स बताया, तो इस केस में आपको डिफेंड करना है। ठीक है, तो उसी रिलेटेड में है। तो डायरेक्टली आप कोर्ट और प्रेस को नहीं जा सकते। ठीक है, सपोज आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप तो पब्लिक के साथ डीलिंग कर रहे हो। सपोज आपका ऑफिशियल एक्ट को कोई आपका ऑफिशियल एक्ट के ऊपर कोई एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे दिया, कोई आपको पब्लिकली क्रिटिसाइज किया, तो आपका इमेज तो तार्निश हुआ ना, तो आपका इमेज खराब हुआ। तो उसमें क्या है, द डेफिनेटली द पब्लिक एक्चुअली सस्पेक्ट ऑन यू, यू लूज योर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इस केस में आप चाहते हो कि मैं कोर्ट में जाऊंगा। ठीक है, जो मुझे क्रिटिसाइज किया, कि कोई मुझे डिफेम किया, मैं कोर्ट में जाऊंगा कि प्रेस में जाऊंगा, मगर डायरेक्टली आप नहीं जा सकते। आपको प्रायर परमिशन का जरूरत है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का प्रायर परमिशन का जरूरत है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट वही दिया। यू कैनॉट गो टू द कोर्ट और द प्रेस ऑन योर ओन। यू आर नॉट अलाउड टू sway someone for defamation or hold a press conference to defend your official work immediately. आप डायरेक्टली आपको कोई डिफेम किया ऑफिशियल एक्ट रिलेटेड में, आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते, कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। तो सपोज आप एक विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपको डिफेंड करने के लिए, कि आप डायरेक्टली कोर्ट में गया और जो आपको क्रिटिसाइज किया था ऑफिशियल एक्ट रिलेटेड में, आप उसके अगेंस्ट में डिफामेशन केस डालना चाहते हो, मगर डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। परमिशन इज मैंडेटरी, प्रायर परमिशन इज मैंडेटरी, राइट। प्रायर परमिशन इज मैंडेटरी, मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी समय क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो है आपको जो क्रिटिसाइज किया गया, आपको जो डिफेम किया गया, वो ऑफिशियल एक्ट रिलेटेड में, ऑफिशियल वर्क रिलेटेड में आपको डिफेम किया गया। ठीक है, कि आपको आपका पब्लिक में आपका इमेज को तार्निश किया गया, कि आपको पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, तो उसमें आपको प्रायर परमिशन का जरूरत है।
यदि आप डिफामेशन केस डालना चाहते हो कोर्ट में, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डिफेंड करना चाहते हो, ठीक है। तो यहां पर जो टाइमिंग है, जो मैं बताया प्रायर परमिशन इज मैंडेटरी, तो टाइमिंग है 3 मंथ्स, ठीक है। टाइमिंग 3 मंथ्स है। आप गवर्नमेंट को रिटन इंफॉर्मेशन देंगे कि मुझे ये ऑफिशियल एक्टिविटी रिलेटेड में मुझे पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, कि मेरा इमेज एक्चुअली तरनिश हुआ, मेरा इंटीग्रिटी लूज हुआ, और पब्लिक मेरे ऊपर सस्पेक्ट कर रहे हैं, पब्लिक लूज द कॉन्फिडेंस, मेरा जो ट्रस्ट था पब्लिक के साथ वो भी ब्रीच हुआ। तो आप एक रिटन परमिशन, आप एक लेटर में आप इंफॉर्म करेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि मुझे कोर्ट जाना है, कि मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, मुझे डिफेंड करने के लिए मैं कोर्ट जाऊंगा, डिफामेशन केस डालूंगा, कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मुझे डिफेंड करने के लिए, ठीक है। तो 3 मंथ होता है, तो ऑटोमेटिकली जो जो टाइम लिमिट पीरियड होता है 3 मंथ, तो उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। यदि 3 मंथ्स में जवाब नहीं मिलता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, आप मान लीजिए कि ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इट मींस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव कर दिया, ठीक है। तो टाइम लिमिट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3 मंथ वेटिंग विंडो, वो 3 मंथ है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। क्लियर? ये 19 सबसेक्शन 1 है। अच्छा, यहां पर जो 19 सबसेक्शन 2 है, ये पर्सनल लाइफ के ऊपर। सपोज आपका पर्सनल लाइफ में आपको कोई क्रिटिसाइज किया, कि आपको डिफेम किया, ठीक है, इस केस में आप सपोज डिफामेशन केस डालना चाहते हो, कि आप सपोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हो आपको डिफेंड करने के लिए, मगर ये पर्सनल प्राइवेट लाइफ है, तो प्राइवेट लाइफ में प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, मगर एक इंफॉर्मेशन आप एक रिपोर्ट आपको गवर्नमेंट को देना है। यहां पर परमिशन का जरूरत नहीं है। यदि कोई आपका पर्सनल लाइफ को क्रिटिसाइज किया, कि आप प्राइवेट लाइफ को कोई डिफेम किया, तो उसमें प्रायर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मगर एक रिपोर्ट आपको देना है। यदि आप कोर्ट जाते हो, डिफामेशन केस डालते हो, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, उसके ऊपर रिपोर्ट आपको देना है। While you do not need permission, you are still required to submit a report to your department informing them that you are taking such action. तो प्राइवेट लाइफ में यदि आपका इमेज तार्निश होता है, तो यहां पर आप कोर्ट जा सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, मगर यहां पर एक रिपोर्ट आप आपका डिपार्टमेंट को रिपोर्ट एक देना है। तो आप क्यों कोर्ट गए, क्यों आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपको डिफेंड करने के लिए, ये प्राइवेट रिलेटेड में। मगर ऑफिशियल एक्ट में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, प्रायर परमिशन का जरूरत है, जो टाइम लिमिट है 3 मंथ्स। क्लियर हो गया? चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। यहां पर देखिए मजा बात है, प्रोसीजर क्या है। सपोज यहां पर दे दिया, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एलिगेशंस अपीयर इन द प्रेस और आर मेड बाय समवन व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अक्यूज्ड, सपोज न्यूज़पेपर, मीडिया और बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स अबाउट हिज ऑफिशियल वर्क और कंडक्ट। इसमें क्या है, यदि आपका ऑफिशियल वर्क को कोई क्रिटिसाइज किया, आपको अक्यूज बोला कि आप इससे रिलेटेड में आप अक्यूज हो, सपोज कुछ न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिश हो गया, मीडिया में भी आपका नाम आ गया, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपको पब्लिकली क्रिटिसाइज किया, मगर ये ऑफिशियल वर्क रिलेटेड में, ठीक है। तो इसमें प्रोसीजर क्या है, आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका ऑफिशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, आपको कोई न्यूज़पेपर में क्लियर इन्फॉर्म कर रहा है कि आप करप्टेड हो, कि प्रेस में जाकर इन्फॉर्म कर रहा है कि ऑफिसर करप्ट है, कि प्राइवेट कोई इंडिविजुअल आपको क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये फ्रॉड किया है, ठीक है। तो ऐसा आपको एक अक्यूज बना दिया गया, तो उसमें प्रोसीजर क्या है, आप क्या करेंगे। तो इसमें द गवर्नमेंट डज नॉट इमीडिएटली गो टू कोर्ट, माने द गवर्नमेंट सर्वेंट, इसमें द गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो डायरेक्टली कोर्ट नहीं जाएगा। इस केस में डायरेक्टली आप कोर्ट नहीं जाएंगे। यदि आपको अक्यूज बना दिया गया ऑफिशियल मैटर में, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा, कि जो चार्जेस लगा है क्या वो सही है, व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस एक्चुअली इम्पोज ऑन यू, वेदर इट इज फेयर वन, वेदर इट इज करेक्ट वन। तो उसको एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा, फर्स्ट स्टेप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा, ओके। फुल्ली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं, एक कॉन्फिडेंशियल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। कौन करेगा, सीनियर ऑफिसर, याद रखिए। फर्स्ट स्टेप में
एक कॉन्फिडेंशियल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा, डिपार्टमेंट का एक सीनियर ऑफिसर उसको कॉन्फिडेंशियल लेकर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, और ये पब्लिक में पब्लिश नहीं होगा, और ये इट इज नॉट ए फुल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। इसको हम पूरा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं बोलेंगे। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965। तो फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अक्यूज बना दिया जाता है प्रेस में कि मीडिया में, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल पब्लिक में, तो आपके ऊपर क्या होगा, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा। एक सीनियर जो ऑफिसर है वो कॉन्फिडेंशियली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। जो भी इंक्वायरी होगा वो पब्लिक में रिलीज नहीं होगा, बहुत कॉन्फिडेंशियल रहेगा, और ये एक फुल्ली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं है। ठीक है, तो टू फाइंड आउट, पर्पज क्या है, टू फाइंड आउट वेदर द एलिगेशंस हैव एनी सब्सटेंस और ट्रूथ। क्यों ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा कि आपके ऊपर जो आपको जिस मैटर में आपको अक्यूज बना दिया गया है, क्या वो सही है, क्या उसमें कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस है, क्या उसमें कुछ ट्रूथ है, तो उसको चेक किया जाएगा और बहुत कॉन्फिडेंशियली चेक किया जाएगा। और उसको कौन इंक्वायरी करेगा, एक सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, रिजल्ट हम देखेंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कि एलिगेशंस आर फॉल्स, मैलिशियस और बेस्ड ऑन इग्नोरेंस। सपोज फर्स्ट स्टेप क्या है, यदि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में यह डिटेक्ट हुआ जो भी एलिगेशन आपका अगेंस्ट में था वो फॉल्स है और जानबूझकर किया गया था, आपको मालाइन किया गया था, आपका जैसे आपका इमेज को खराब करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इफ द इंक्वायरी फाइंड्स एलिगेशंस आर फॉल्स और मेड विथ बैड इंटेंशन और बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट और रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। तो फास्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में डिटेक्ट हो गया, सपोज एलिगेशंस फॉल्स है कि बैड इंटेंशन में ये एलिगेशन लगाया गया था, कि जो इंफॉर्मेशन दिया गया था मीडिया प्रेस में, जो आपको अक्यूज बना दिया गया था, वो कंप्लीटली बेसलेस है। ठीक है, तो इस मैटर में गवर्नमेंट चाहेगा कि गवर्नमेंट कंसीडर्स हाउ टू क्लियर द ऑफिसर्स नेम। तो ऑलरेडी तो आप बदनाम हो चुके हो, तो आपको कैसे विंडिकेट करेगा गवर्नमेंट, क्योंकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में क्लियर हो गया कि जो एलिगेशन था वो फॉल्स है, एक बैड इंटेंशन में किया गया था। तो इसमें गवर्नमेंट चाहेगा, आपका पब्लिक इमेज तो खराब हो चुका है, तो वो उसको कैसे क्लियर करेगा गवर्नमेंट, क्या प्रोसीजर है। तो फर्स्ट वन, समटाइम्स पब्लिशिंग द इंक्वायरी रिजल्ट इज एनफ। जो भी इंक्वायरी रिजल्ट पब्लिक में पब्लिश होगा, मगर जो पब्लिक में पब्लिश होगा, ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुआ, ये तो सफिशिएंट नहीं है। कभी कभी लोग इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इज नॉट रिस्टोर्ड बाय पब्लिकेशन अलोन, देन कोर्ट एक्शन। तो दो चीज है। फर्स्ट, गवर्नमेंट चाहेगा जो भी एलिगेशन लगाया गया था वो फॉल्स है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में डिटेक्ट हुआ, एक सीनियर ऑफिसर को असाइन किया गया था कॉन्फिडेंशियल मैनर में, वो एक फुली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं था, उसमें डिटेक्ट हुआ कि जो एलिगेशन लगा था वो फॉल्स है। तो गवर्नमेंट चाहेगा कि आपको डिफेंड करने के लिए आपको जैसे क्लियर एक पब्लिक कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो फर्स्ट वन, जो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुआ था उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। ओके, यदि गवर्नमेंट सोचता है कि इसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं होगा, तो तब कोर्ट एक्शन होगा। ये दो ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट को चलेंगे। अच्छा, हु शुड गो टू द कोर्ट। यदि ये सोचा गया कि कोर्ट को जाना है, इफ कोर्ट एक्शन इज नीडेड, गवर्नमेंट डिसाइड्स आइदर, यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट जाएगा और द पर्टिकुलरली कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट जाएगा। तो इसमें आइदर द गवर्नमेंट इटसेल्फ फाइल्स द केस against the accuser or the concerned government servant is allowed or required to file the case। तो यदि कोर्ट का मैटर आ जाता है तो इसमें दो ऑप्शन है। क्या गवर्नमेंट खुद केस लॉन्च करेगा कोर्ट में अगेंस्ट द अक्यूजर, जो आपको अक्यूज बनाया था, क्या अदरवाइज और एक है, क्या है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउ किया जाएगा, आप कोर्ट में जाओ आपको डिफेंड करने के लिए। तो दो ऑप्शन है, आइदर और। क्लियर। अच्छा, ये जो डिसीजन होगा कि गवर्नमेंट जाकर इट मींस केस लॉन्च करेगा ना, गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउ किया जाएगा वो जाकर केस लॉन्च करेगा, तो उसमें दिस डिसीजन डिपेंड्स ऑन सीरियसनेस ऑफ एलिगेशंस, पब्लिक इंपैक्ट, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ये तीनों को देखा जाएगा। क्या जो एलिगेशन था वो कितना, उसका जो इंटेंसिटी है सीरियसनेस का वो कितना है, और क्या उसमें पब्लिक इंपैक्ट था, और सर्कमस्टांसेस, इसको देखकर डिसाइड किया जाएगा कि आइदर गवर्नमेंट जाएगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउ किया जाएगा, वो जाकर खुद केस लॉन्च करेगा। ठीक है, तो डिसीजन, ये जो 3 पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यूज में और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। तो एलिगेशंस का सीरियसनेस को देखेंगे, सर्कमस्टांसेस को देखेंगे,
और क्या पब्लिक इंपैक्ट था, उसको देखकर ही डिसाइड किया जाएगा। यदि इधर गवर्नमेंट कोर्ट को जाएगा और ना गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउ किया जाएगा, वो कोर्ट को जाकर केस लॉन्च करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ एलिगेशन, सपोज यहां पर क्या है, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में डिटेक्ट हुआ कि कुछ ना कुछ सब्सटेंस है, जो एलिगेशन लगाया गया था उसमें कुछ डाउटफुल है। ठीक है, इफ एलिगेशन सीम डाउटफुल और इंक्वायरी इज इनकंक्लूसिव, माने इट मींस कुछ डाउट आ रहा है, जो एलिगेशन लगा था कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर उसमें थोड़ा डाउट है, कंफ्यूजन है, और वो इंक्वायरी भी इनकंक्लूसिव है। इफ इंक्वायरी शोज सम डाउट अबाउट द ऑफिसर्स कंडक्ट और इंक्वायरी रिजल्ट इज नॉट क्लियर, आप यहां पर देखिए एक ऑप्शन है, यदि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये डिटेक्ट हो रहा है कि जो ऑफिसर्स कंडक्ट है उसके ऊपर थोड़ा डाउट है, और इंक्वायरी जो रिजल्ट है वो भी क्लियर नहीं है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगा इसी मैटर में। ठीक है, ऑर्डर ए फुल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, गवर्नमेंट इंक्वायरी दे देगा, ऑर्डर दे देगा कि फुल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जो सीसीए रूल्स 1965 के आधार पर पूरा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा। नहीं तो पुलिस को रिफर किया जाएगा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को जाएगा, कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे दिया जाएगा। ठीक है, और थर्ड वन है रिक्वायर द ऑफिसर टू विंडिकेट, ऑफिसर को अलाउ किया जाएगा, आप कोर्ट में जाकर कोर्ट ऑफ लॉ को फॉलो करो, आप कोर्ट में जाओ आपको डिफेंड करने के लिए। तो यदि इसमें याद है, यदि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ डाउट अराइज होता है और क्लियर पिक्चर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, कि उसको वो रिफर कर देगा पुलिस को, किसी सीबीआई को, कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, और अलाउ करेगा ऑफिसर को आप खुद कोर्ट में जाकर रूल ऑफ द लॉ को फॉलो करो और आपको डिफेंड करने के लिए। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस को आपको याद रखना है यदि कुछ डाउट अराइज होता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में, ओके, कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वन, व्हेन गवर्नमेंट इटसेल्फ स्टार्ट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सपोज गवर्नमेंट अभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट को अक्यूज बना दिया गया और उसका पब्लिक इमेज तार्निश हुआ, वो उसका इंटीग्रिटी लूज हुआ, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में डिटेक्ट हुआ कि ये सब फॉल्स है, ये सब बैड इंटेंशन में किया गया था और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो यदि गवर्नमेंट उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करना चाहता है, व्हेन गवर्नमेंट इटसेल्फ स्टार्ट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो उसमें सेक्शन 198B ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको याद रखिए, सेक्शन 198B ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस। ये जो अलेज्ड ऑफेंस हुआ, जो डिफेम किया गया कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट को, कि उसका इमेज को तार्निश किया गया, ठीक है, तो जिस डेट में किया गया उसका 6 months के अंदर एक्चुअली ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए गवर्नमेंट जाएगा कोर्ट को, ये भी टाइमलाइन को याद रखिए। अच्छा, द कंप्लेंट इज फाइल्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो गवर्नमेंट लॉयर है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जाकर वो कंप्लेंट लॉन्च करेगा। डायरेक्ट इट इज फाइल्ड डायरेक्टली बिफोर द सेशंस कोर्ट, डायरेक्टली ये सेशंस कोर्ट में लॉन्च होगा आफ्टर टेकिंग गवर्नमेंट सैंक्शन। ठीक है, एंड ये जो केस होगा उसको परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, इसमें कोई इंडिविजुअल ऑफिसर का रोल नहीं है। तो यदि अक्यूजर जो आपको अक्यूज किया उसका अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स गवर्नमेंट करना चाहता है, तो ये प्रोसीजर है सेक्शन 198B जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और जिस डेट में एक्चुअली ये जो अलेज्ड ऑफेंस हुआ उसका 6 months के अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए गवर्नमेंट कोर्ट में फाइल कर सकता है केस, और उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ओके, वो जाकर केस फाइल करेगा सेशंस कोर्ट में, और डायरेक्टली एक्चुअली इट इज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इफ इंस्टेड ऑफ क्रिमिनल एक्शन, यदि क्रिमिनल एक्शन नहीं कोई सिविल प्रोसीजर है, इफ इंस्टेड ऑफ क्रिमिनल एक्शन द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू फाइल ए सिविल केस, देन नॉर्मल सिविल प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। यहां पर क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा, सपोज सिविल केस है तो सिविल प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? और एक है व्हेन गवर्नमेंट आस्क द ऑफिसर टू गो टू कोर्ट, कभी कभी क्या है गवर्नमेंट डायरेक्टली कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट को बोलेगा कि आप खुद कोर्ट को जाओ आपको डिफेंड करने के लिए, कि आपका अगेंस्ट में जो चार्जेस लगा है, जिस मैटर के ऊपर आपको अक्यूज बनाया गया है, तो गवर्नमेंट अलाउ कर दिया कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट को, आप कोर्ट में जाओ, केस लॉन्च करो और आपको डिफेंड करो। ठीक है,
तो समटाइम्स गवर्नमेंट डायरेक्ट से गवर्नमेंट सर्वेंट टू गो टू कोर्ट टू डिफेंड हिज ऑफिशियल एक्शंस, मगर उसमें जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है गवर्नमेंट देगा। इन सच केसेस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। यदि गवर्नमेंट खुद कॉन्सर्न गवर्नमेंट सर्वेंट को बोल रहा है कि आप कोर्ट में जाकर फाइल केस लॉन्च करो और आपको डिफेंड करने के लिए, और इस केस में जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा वो गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, ये एक मैटर है। और एक है आप खुद जाओगे। सपोज इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज ओन वांट्स टू फाइल ए केस, जो सो मोटू है वो चाहता है कि वो खुद जाकर वो केस लॉन्च करेगा। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज ओन वांट्स टू फाइल ए केस टू क्लियर हिज नेम और डिफेंड हिज ऑफिशियल कंडक्ट, तो इस केस में फर्स्ट प्रायर परमिशन तो लेना है, गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन लेना है, सैंक्शन लेना है। ये तो बोल रहा है रूल 910। ठीक है, ये परमिशन इज ग्रांटेड, तो आपको यहां पर जो भी एक्सपेंसेस होगा वो रीइंबर्समेंट नहीं होगा, क्योंकि आप खुद जा रहे हो। आप गवर्नमेंट को इट मीन्स रिटन में लिखा कि मुझे डिफेंड करने के लिए मुझे जो जिस मैटर में जिस ऑफिशियल एक्ट रिलेटेड मैटर में मुझे अक्यूज बना दिया गया, मैं अभी कोर्ट जाना चाहता हूं। तो यहां पर टाइम लिमिट 3 मंथ्स है। यदि गवर्नमेंट उसको ग्रांटेड किया तो आप जा सकते हो, मगर यहां पर रीइंबर्समेंट नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं किया था, आप परमिशन लिए थे। मगर यहां पर एडवांस मनी मे बी गिवन एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल। नो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी खर्च होगा वो रीइंबर्समेंट नहीं होगा, क्योंकि आप खुद जा रहे हो कोर्ट को। और यहां पर मगर एडवांस मनी का इट मीन्स एडवांस मनी मिल सकता है। ठीक है, क्लियर। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर कंडीशन ये सब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ये जो डिसीजन है, हु टेक्स द डिसीजन? एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न टेक्स द डिसीजन इन ईच केस। ये सब केस में जो भी डिसीजन लेगा एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वो भी कंसल्ट कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। नेसेसरी है तो जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट का, जो अक्यूज ऑफिसर का, वो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ कंसल्ट कर सकता है। और यदि सीएजी मैटर आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट्स एज द अथॉरिटी। ठीक है, तो डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट लेगा, और वो चाहेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का हेल्प ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और जो ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सीएजी उसके साथ एक्ट्स एज द अथॉरिटी फॉर एम्प्लॉइज। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, कोई अनोनिमस और जो है स्यूडोनिमस कंप्लेंट है, यहां पर ये कंप्लेंट से थोड़ा स्पेलिंग एरर है। अनोनिमस मींस कोई नेम नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। इस मैटर में कोई आप सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कोई कंप्लेन, कोई इट मींस एलिगेशन लगाया, मगर जो एलिगेशन लगाया जिस आदमी ने, उसका कोई नेम नहीं है, कोई एड्रेस फैड्रेस कुछ नहीं है, तो उसमें कुछ एक्शन नहीं होगा। नो एक्शन शुड बी टेकन ऑन अनोनिमस और स्यूडोनिमस कंप्लेंट्स, याद रखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, अनदर इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर में आ जाता है कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरीज है, उनका अगेंस्ट में कुछ कंप्लेन गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट नोटिस दैट, देखिए कैसे जा रहे कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेक्रेटरीज, वी आर कमिंग फ्रॉम मेनी सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरीज रैंक में है, उनका अगेंस्ट में कंप्लेन आ रहा है। जैसे एनोनिमसली आ रहा है, स्यूडोनिमस, कोई नेम फेम नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, ऐसा कंप्लेन आ रहा है। ओके, कंसर्न सेक्रेटरी के अगेंस्ट में। सम वी आर सीरियस बट मेनी वी आर वेग और फ्रिवोलस। कुछ सीरियस हो सकता है और कुछ फॉल्स है, बैड इंटेंशन में किया जाता है। समटाइम्स फॉल्स कंप्लेंट्स वी आर ट्रीटेड लाइक सीरियस वंस, फॉल्स कंप्लेंट को भी ट्रीट किया जाता है सीरियसली। तो ये यदि ऐसा कुछ कंप्लेंट आता है, जो सेक्रेटरीज है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, उनका अगेंस्ट में डिफरेंट सोर्सेज से कंप्लेंट आता है, तो प्रोसीजर क्या है? तो उसमें क्या है, हु एग्जामाइन्स दीज कंप्लेंट्स। यदि कोई भी सोर्सेज से, चाहे एनोनिमस कंप्लेन आता है, चाहे कोई इंडिविजुअल कंप्लेन करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेन करता है, कोई कंपनी कंप्लेन करता है, ठीक है, तो उसको एग्जामाइन कैसे किया जाएगा?
तो एक कमिटी बनाया जाएगा, हाई लेवल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनका चेयरमैनशिप में एक हाई ग्रुप कमिटी बनेगा। कमिटी का मेंबर्स ये सब रहेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरपर्सन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन कैबिनेट सेक्रेटरीट, सेक्रेटरी डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, सेक्रेटरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये 5 मेंबर्स रहेंगे कि जो कंप्लेन आया है कंसर्न सेक्रेटरी का एगेंस्ट में, क्या वो उसमें कितना सच्चाई है। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, तो चेयरमैन कैबिनेट सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे प्राइम मिनिस्टर का, और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन कैबिनेट सेक्रेटरीट, सेक्रेटरी डीओपीटी का, और सेक्रेटरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ कंप्लेंट्स आर कवर्ड, किस तरीके का कंप्लेंट कवर किया जाएगा कि कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेदर द कंप्लेंट इज नेम्ड एनोनिमस, स्यूडोनिमस और अदरवाइज। कोई भी कंप्लेंट, किस तरीके का कंप्लेंट आ सकता है। ठीक है, कोई कंप्लेंट आया है मगर उसका कोई नेम, कोई एड्रेस कुछ पता नहीं है, फिर भी उसको एग्जामाइन किया जाएगा, जो कमिटी है उसको एग्जामाइन करेगा। अच्छा, कौन कौन रिसीव करेगा कंप्लेंट? कैबिनेट सेक्रेटरीट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये रिसीव कर सकते हैं इस तरीके का कंप्लेंट। कोई भी किस तरीके का, चाहे एनोनिमस हो, चाहे स्यूडोनिमस हो, चाहे एनी अदर वे, तो ये रिसीव करेंगे। चाहे कैबिनेट सेक्रेटरीट रिसीव कर रहा है, कि सीवीसी की, डीओपीटी की, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो कंसर्न सेक्रेटरी के अगेंस्ट में कंप्लेन आ रहा है और रिसीव कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी होगा, इनिशियल चेकिंग होगा। ओके, द ग्रुप, जो हाई लेवल कमिटी ग्रुप है, वो एग्जामाइन करेगा कि कितना सब्सटेंस है, कितना ये जो कंप्लेन आया है उसमें कितना ट्रूथ है। इफ द कंप्लेंट लुक्स बेसलेस, यदि बेसलेस होता है कंप्लेंट, तो इट इज क्लोज्ड इमीडिएटली, एंड द ऑफिस फ्रॉम वेयर द कंप्लेंट केम इज इन्फॉर्म, जिस ऑफिस से कंप्लेन आया है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये जो कंप्लेन आया है कंसर्न सेक्रेटरी के अगेंस्ट में, ये बेसलेस है। हाई लेवल कमिटी उसको एग्जामाइन करेगा और जिस ऑफिस से कंप्लेन आया था उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यदि नेक्स्ट वन, इफ कंप्लेंट सिम सीरियस और वेरीफाइबल, इफ इनिशियल, सपोज जो प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी चल रहा है उसमें सपोज डिटेक्ट हुआ ये कुछ सब्सटेंस है, जो कंप्लेन आया है उसमें कुछ सब्सटेंस है, और जो एलिगेशंस लगाया गया है उसमें कुछ ना कुछ ट्रूथफुलनेस है, तो इफ कंप्लेंट सिम सीरियस और वेरीफाइबल, इफ इनिशियल चेकिंग शोज सम सब्सटेंस और एलिगेशंस कैन बी वेरीफाइड, तो वहां पर क्या होगा, वो जो ग्रुप है, जो हाई लेवल जो कमिटी है, वो इस तरीके का एक्शन लेगा। फर्स्ट वन, वो जो कंसर्न सेक्रेटरी है उसको एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि आप एक्सप्लेनेशन दो, क्योंकि आपके अगेंस्ट में जो कंप्लेन आया है, ठीक है, उसमें प्रिलिमिनरी जो स्क्रूटिनी हुआ उसमें कुछ सब्सटेंस मिल रहा है, जो अभी एलिगेशन आपके अगेंस्ट में आया है उसमें कुछ ना कुछ एविडेंस मिल रहा है, तो आप आपका एक्सप्लेनेशन दो। सेकंड क्या है, कॉल फॉर फाइल्स, जिस सपोज मैटर में कंप्लेन आया है उसी फाइल को एग्जामाइन किया जाएगा। आस्क फॉर ऑफिशियल फाइल्स रिलेटेड टू द मैटर, जिस मैटर के ऊपर एलिगेशन किया गया है उसी रिलेटेड फाइल को जांच किया जाएगा। फिर अदर रिकॉर्ड्स को जांच किया जाएगा, जैसे आपका जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न है, कि आपका जो डिफरेंट रिपोर्ट्स है, कि आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, तो ये प्रोसीजर है। यदि कुछ सब्सटेंस मिलता है एलिगेशन में कंसर्न सेक्रेटरी के अगेंस्ट में, कि कुछ एविडेंस मिलता है, तो ये 3 पर्पज है। एक, एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कंसर्न सेक्रेटरी को। सेकेंड वन, जो जिस मैटर रिलेटेड में एक्चुअली कंप्लेन आया है और उसमें कुछ सब्सटेंस मिला है, उसी रिलेटेड फाइल को एग्जामाइन किया जाएगा, और कुछ रिकॉर्ड जैसे एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न है, कि रिपोर्ट्स है, कि अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को एग्जामाइन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेज क्या है, डिसीजन आफ्टर फुल स्क्रूटिनी। फुल स्क्रूटिनी के बाद जो सेकंड स्टेज आता है, डिसीजन लिया जाएगा आफ्टर रिव्यूइंग ऑल इनपुट्स। ओके, द ग्रुप प्रोसीड्स, नो सब्सटेंस, इसके बाद सब एग्जामाइन किया गया, कोई ऐसा सब्सटेंस फाउंड नहीं हुआ। प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी में कुछ सब्सटेंस था, फिर रिकॉर्ड को चेक किया गया, उसी रिलेटेड फाइल को चेक किया गया, प्रॉपर्टी रिटर्न को चेक किया गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड को चेक किया गया, कंसर्न सेक्रेटरी से एक्सप्लेनेशन लिया गया, मगर उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं मिला, तो कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाएगा। यदि कुछ सब्सटेंस मिलता है, तब क्या होगा ना, व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि अभी कंप्लीटली रिव्यू के बाद कुछ सब्सटेंस मिल रहा है, तो किस तरीके का, क्या विजिलेंस इंक्वायरी होगा,
क्या डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा वो डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर रिकमेंडेशन, द रिकमेंडेशन सेंड टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, रिकमेंड कर दिया जाएगा, जो हाई लेवल कमिटी है वो रिकमेंड करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कि एक्चुअली इस तरीका का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, चाहे विजिलेंस इंक्वायरी होगा कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है। देन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टेक्स फाइनल एक्शन। तो ये जो था प्रोसीजर था, यदि कॉन्सर्न सेक्रेटरी का एगेंस्ट में कंप्लेन जाता है, ठीक है, क्लियर। तो अभी कुछ क्वेश्चंस, हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज मैं बताया था कि रूल 18A और 19 में डिस्कस करूंगा, अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वही 2 रूल के ऊपर। प्लीज माय फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। एक्विजिशन के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें क्लियर है कि ये 18A जो रूल है उसका एक्विजिशन मींस जो सबसेक्शन स्मॉल ए है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि प्रायर परमिशन लेना है। यदि आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे बिल्डिंग हो, फ्लैट हो, लैंड हो, आप एक्वायर करना चाहते हो, किस फॉर्म में परचेज करना चाहते हो, कि मॉर्गेज के आकार में लेना चाहते हो, कि लीज के आकार में, कि गिफ्ट के आकार में, ओके, चाहते हो अब्रोड में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तब आपको प्रायर परमिशन का जरूरत है। तो प्रायर परमिशन की प्रीवियस सैंक्शन, ओके। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शंस, द गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट ऑब्टेन प्रीवियस सैंक्शन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी regardless of whether the property is in their name or a family member's name. Previous sanction is only required if the property is being purchased, but not if it is received as a gift. A government servant only needs to inform the prescribed authority within 1 month. Sanction is not required if the property is situated in a country that has a friendly treaty with India. देखिए ऑप्शन ए, चाहे जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपका नाम पे ले रहे हो कि आपका फैमिली मेंबर्स के नाम पे ले रहे हो, मगर आपका प्रीवियस सैंक्शन जरूरत है। कोई भी फॉरेन कंट्री में, अब्रोड में, यदि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हो, आपका नाम पे हो कि आपका फैमिली मेंबर्स के नाम पे हो, प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रूल पोजीशन भी बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statements regarding transactions with foreigners is correct according to rule 18A। ये आप देखिए रूल 18A सबसेक्शन सी देखिए, इसमें क्लियरली था कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, चाहे फॉरेनर के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, कि फॉरेन कंपनी के साथ, तो प्रायर परमिशन का जरूरत है। सपोज एक फॉरेन कंपनी, एक गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन कंपनी का शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है, फॉरेन कंपनी का शेयर के ऊपर, कि सपोज एक गवर्नमेंट सर्वेंट उसका हाउस को रेंट के आकार में देना चाहता है कोई फॉरेन बैंक को, तो उसमें तो ये इस तरीके का ट्रांजैक्शन में तो डेफिनेटली प्रायर परमिशन का जरूरत है, ठीक है। कोई सपोज एक गवर्नमेंट सर्वेंट वो लीज के आकार में, ठीक है, लीज के आकार में उसका बिल्डिंग को दे रहा है कोई फॉरेन कंपनी को इंडिया में, तो प्रायर परमिशन का जरूरत है, ठीक है। तो द रूल ओनली अप्लाइज टू ट्रांजैक्शंस विद इंडिविजुअल फॉरेनर्स, नॉट फॉरेन कंसर्न्स और कंपनीज। A government servant requires previous sanction to enter into any transactions with a foreign organization for the acquisition of immovable property. Previous sanction is required only for the disposal of property to a foreigner, not for the acquisition from one. Transactions with foreign governments are exempt from this rule if the property is located within India. तो ऑप्शन बी देखिए करेक्ट आंसर। A government servant requires previous sanction to enter into any transaction with a foreign organization for the acquisition of immovable property, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements is correct regarding the prescribed authority। अच्छा, रूल 18A में प्रेस्क्राइब अथॉरिटी सेम है रूल 18 में। जैसे ग्रुप ए ऑफिसर, उसका प्रेस्क्राइब अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ठीक है। जो बेसिकली ग्रुप ए ऑफिसर है उसका प्रेस्क्राइब अथॉरिटी मिनिस्ट्री और कंसर्न मिनिस्ट्री, ठीक है, कंसर्न मिनिस्ट्री होगा।
और बेसिकली गवर्नमेंट ही होता है जो ग्रुप ए ऑफिसर है। ग्रुप बी के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ग्रुप सी एंड डी के लिए हेड ऑफ द ऑफिस प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। मैं रूल 18 में मैं बताया था प्रिस्क्राइब अथॉरिटी कौन कौन है। तो ग्रुप ए ऑफिसर के लिए गवर्नमेंट है, ग्रुप बी ऑफिसर के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और ग्रुप सी एंड डी के लिए हेड ऑफ द ऑफिस है। तो वही सेम है। तो जो भी रूल 18 में मेंशन हुआ था, द टर्म प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी हैज द सेम मीनिंग एज इट डज इन रूल 18। ऑप्शन ए डायरेक्टली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट कंसर्निंग द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड आउटसाइड इंडिया। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे आपका बिल्डिंग है कि लैंड है कि फ्लैट है फॉरेन कंट्री में, आप उसको डिस्पोज करना चाहते हो। डिस्पोज मीन्स सेल, कि मॉर्टगेज के आकार में देना चाहते हो, कि लीज के आकार में देना चाहते हो, कि गिफ्ट के आकार में देना चाहते हो। तो उसमें भी प्रायर सैंक्शन का जरूरत है। सैंक्शन इज ओनली रिक्वायर्ड इफ द प्रॉपर्टी इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ टू ए फॉरेन गवर्नमेंट। ए गवर्नमेंट सर्वेंट में ग्रांट ए लीज फॉर प्रॉपर्टी अब्रोड without sanction if the lease is for less than 1 year. If the property was inherited, the government servant can sell it without previous sanction. Previous sanction is required to dispose of property outside India by sale, mortgage, gift or otherwise. ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए रूल 18A उसका सेकेंड डिस्पोजल रिलेटेड है, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statements is correct regarding the relationship between rule 18 and rule 18A? दोनों में क्या रिलेशनशिप है? रूल 18A applies notwithstanding anything contained in sub rule 2 of rule 18. Rule 18A requires reporting after the transaction, while rule 18(2) requires prior sanction. Rule 18A only applies to immovable property, while rule 18 applies only to movable property. Rule 18A is an exception to Rule 18 and only applies during times of national emergency. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रूल 18 आप देखिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप रूल 18 देखिए 18(2) है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हो, चाहे आपका नाम पे कि आपका फैमिली मेंबर के नाम पे, तो उसमें प्रायर नॉलेज, ओनली प्रायर नॉलेज। मगर यदि किसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है और उससे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो प्रायर परमिशन। तो 18(2) बोल रहा था। क्लियर है कि नहीं? कोई सपोज एक चाहे बिल्डिंग हो चाहे फ्लैट हो, आप आपका नाम पे कि आपका फैमिली मेंबर के नाम पे आप खरीदना चाहते हो कि आप सपोज उसको बेचना चाहते हो, मगर जिससे खरीदना चाहते हो, जिससे बेचना चाहते हो, उसके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, तो उसमें प्रायर नॉलेज जस्ट इन्फॉर्म करना है बेचने से पहले कि खरीदने से पहले आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। मगर यदि ऑफिशियल डीलिंग है, जिससे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो कि बेच रहे हो, उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, तो प्रायर परमिशन का जरूरत है। मगर 18A में क्या है? आउटसाइड इंडिया, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हो, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है आउटसाइड इंडिया में आप बेचना चाहते हो कि खरीदना चाहते हो कि कोई भी इसी रिलेटेड में ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, तो प्रायर परमिशन जरूरत है। तो रूल 18A अप्लाइज नॉट टू स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 2 ऑफ रूल 18। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टेटमेंट दिया गया है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज क्रिटिसाइज्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर फॉर ए डिसीजन made in their official capacity. They immediately file a defamation suit in court to clear their name. Is this action correct? तो आप देखिए रूल 19(1) उसमें क्लियरली मेंशन है, सपोज आपका ऑफिशियल मैटर में आपको कोई क्रिटिसाइज किया न्यूज़पेपर में कि मीडिया में कि पब्लिकली क्रिटिसाइज किया, क्या आप डायरेक्टली डिफामेशन के केस डाल सकते हो कोर्ट में? मैं अभी डिस्कस किया था, डायरेक्टली आप नहीं जा सकते। इसके लिए आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, प्रायर परमिशन का जरूरत है। प्रायर परमिशन 3 मंथ्स एक आप रिटन इंफॉर्मेशन देंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, टाइम लिमिट 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स के अंदर यदि कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, तब आप कोर्ट और प्रेस में जा सकते हो। तो यहां पर दे दिया तो इमीडिएटली फाइल ए डिफामेशन सूट इन कोर्ट, ये करेक्ट नहीं है।
तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नो, दे मस्ट ऑब्टेन प्रीवियस सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो टाइम लिमिट था 3 मंथ्स बिफोर हेडिंग टू कोर्ट और द प्रेस। आप कोर्ट में जाकर डिफेमेशन केस लॉन्च करोगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, मगर उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। यदि आपको आपका ऑफिशियल मैटर में आपको कोई डिफेम किया, ये रूल 19(1) में अच्छे से उसको डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, consider the following statements regarding the deemed sanction clause under the rule 19(1) of the CCS conduct rules 1964. A government servant must wait indefinitely for a response after requesting sanction. If the government does not respond within 3 months of the request, permission is assumed to be granted. तो second statement correct है, only statement 2 is correct one. Option B is the correct answer. सपोज आपको कोई डिफेम किया, ऑफिशियल मैटर में आपको डिफेम किया, चाहे प्रेस में, चाहे न्यूज़पेपर में, चाहे मीडिया में, तो आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते। आप कोर्ट में केस डालना चाहते हो, सो डिफेमेशन केस, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हो आपको डिफेंड करने के लिए, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। वहां पर प्रायर परमिशन का जरूरत है, जो टाइम लिमिट है 3 मंथ्स। यदि 3 मंथ्स में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो ये मान लिया जाता है कि आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया कि आप कोर्ट में जाकर डिफेमेशन केस डाल सकते हो, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डिफेंड कर सकते हो। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट वन, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए गवर्नमेंट सर्वेंट is involved in a personal property dispute and decides to sue a neighbor for defamation regarding their private conduct. अच्छा, आपका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और आपका नेबर के अगेंस्ट में आप कोर्ट में केस डालना चाहते हो। ये आप देखिए 19(2) जो पर्सनल मैटर में, ये प्राइवेट मैटर में, सपोज आपका नेबर के साथ आपको कोई पर्सनल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और आप चाहते हो कि नेबर के अगेंस्ट में आप डिफेमेशन केस डालोगे कोर्ट में, तो उसमें क्या है, आप डायरेक्टली कोई प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, आप कोर्ट में जाकर डिफेमेशन केस डाल सकते हो, मगर ये एक रिपोर्ट आपको देना है, आपका डिपार्टमेंट को रिपोर्ट ओनली देना है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नो प्रायर सैंक्शन इज नीडेड, बट दे मस्ट सबमिट ए रिपोर्ट टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी रिगार्डिंग द एक्शन टेकन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट मैटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज वुड स्ट्रिक्टली रिक्वायर प्रीवियस सैंक्शन अंडर रूल 19 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स। कहां पर प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, हम स्टेटमेंट्स देखेंगे। डिफेंडिंग वन्स कैरेक्टर अगेंस्ट एन एलिगेशन ऑफ चीटिंग इन ए प्राइवेट क्लब इलेक्शन, ये प्राइवेट मैटर है, इसमें कोई प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, प्रीवियस सैंक्शन जरूरत नहीं है। Responding to a news report alleging corruption in a contract the officer signed on behalf of the department, ये है क्योंकि ऑफिशियल मैटर है, यही होगा आंसर। फाइल ए डाइवर्स पिटिशन एक पर्सन प्राइवेट मैटर है। राइटिंग ए लेटर टू ए न्यूज पेपर अबाउट ए पर्सनल ग्रेवेंस रिगार्डिंग ए फॉल्टी प्रोडक्ट परचेज, ये भी प्राइवेट मैटर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी सपोज आपको न्यूज रिपोर्ट में आपको आपका अगेंस्ट में करप्शन का जो सपोज कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मैटर में आपको कहा जाता है कि आप करप्ट हो। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ सपोज न्यूज में, न्यूज रिपोर्ट में, तो ये तो ऑफिशियल मैटर रिलेटेड है, तो उसमें आप ये पूरा सपोज फॉल्स मानते हो। ठीक है, तो आप इसमें प्रायर परमिशन का जरूरत है और आप कोर्ट जाकर डिफेमेशन केस डाल सकते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डिफेंड कर सकते हो, मगर आपका प्रायर परमिशन का जरूरत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट टेक्स ए लीगल एक्शन टू डिफेंड हिज प्राइवेट कैरेक्टर ही मस्ट। तो प्राइवेट कैरेक्टर को डिफेंड करने के लिए यहां पर प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, ओनली एक रिपोर्ट देना है। ऑब्टेन प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, इन्फॉर्म द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, यही करेक्ट होगा। सीक परमिशन फ्रॉम द प्रेस, टेक नो फर्दर एक्शन, इन्फॉर्म द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, ओनली इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ओनली इन्फॉर्म करना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो 19 सबसेक्शन 2 बोल रहा है। तो ये 10 एमसीक्यूज था। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए, मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो जो भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन रूल 18A ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स। ये पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो आउटसाइड इंडिया और कोई भी ट्रांजैक्शंस विथ फॉरेनर्स, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनी, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें प्रायर परमिशन का जरूरत है।
रिलेटिंग टू रेस्ट्रिक्शंस एंड एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। आप ये दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए। रूल 18A उसका 2 सबसेक्शन, फर्स्ट है एक्विजिशन, सेकंड वन डिस्पोजल। ठीक है। व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। रेस्ट्रिक्शन से आपको प्रायर परमिशन लेना है, पूरा मैं बता चुका हूं। ठीक है। एक्सप्लेन द कंडीशंस, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द कंडीशंस under which a government servant may enter into transactions with foreigners under rule 18A. what type of transactions are covered? तो कोई भी ट्रांजैक्शंस इसमें कवर है, कोई भी ट्रांजैक्शंस। ठीक है। एक्सप्लेन द कंडीशंस। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस? इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ये पूरा 18 जो ए है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो परमानेंट एसेट्स है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, ठीक है, लैंड, इसी रिलेटेड में, फ्लैट, लैंड, बिल्डिंग, इसी रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। आप एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। एनुमरेट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड विदाउट प्रायर सैंक्शन अंडर रूल 18A ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड विदाउट प्रायर सैंक्शन, आप जानते हो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ये जो रूल 18A का तीनों सबसेक्शन को आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। ये एक्विजिशन आउटसाइड इंडिया, डिस्पोजल आउटसाइड इंडिया, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस विद फॉरेनर्स, फॉरेन गवर्नमेंट की फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी है 18 है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है। एक है एक्विजिशन आउटसाइड इंडिया, एक है डिस्पोजल आउटसाइड इंडिया, और एक है एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी विद फॉरेनर्स, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनी, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, explain the procedural requirement of a government servant who wishes to legally challenge of a defamatory news report regarding their official duties, rule 19(1). आपको विंडिकेट करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो उसमें क्या है, प्रायर परमिशन का जरूरत है। प्रायर परमिशन मिलता है तो आप कोर्ट जाकर डिफामेशन केस डाल सकते हो। और यहाँ पर एक 3 months का जो पीरियड होता है, टाइम लिमिट होता है परमिशन के लिए। बिना परमिशन से, विदाउट परमिशन आप कोर्ट नहीं जा सकते, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते यदि ऑफिशियल मैटर रिलेटेड में आपको डिफेम किया गया है। डीम्ड सैंक्शन वही है, 3 months टाइम लिमिट है। यदि 3 months में कंपीटेंट अथॉरिटी से कुछ परमिशन नहीं आता है, तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, आप अभी कोर्ट में जा सकते हो, डिफामेशन केस डाल सकते हो, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डिफेंड कर सकते हो। ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स फॉर विंडिकेटिंग एन ऑफिशियल एक्ट वर्सेस प्राइवेट एक्ट। देखिए, ऑफिशियल एक्ट में प्रायर परमिशन का जरूरत है, मगर प्राइवेट एक्ट में कोई प्राइवेट मैटर है और आप कोर्ट जाना चाहते हो, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डिफेंड करना चाहते हो, तो वहां पे आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को ओनली इन्फॉर्म करना है। यहां पर प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है प्राइवेट एक्ट में। लास्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट लूज देयर फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट देयर रेपुटेशन इन द पर्सन। अच्छा, पर्सनल मैटर में क्या है, पर्सनल मैटर में कोई प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, तो आप कोर्ट जा सकते हो, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, कोर्ट जाकर डिफामेशन केस डाल सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डिफेंड कर सकते हो प्राइवेट मैटर में। मगर आपको क्या करना है, ओनली इन्फॉर्म करना है। यहां पर प्रायर परमिशन की, प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत नहीं है। तो मैं क्लियरली एक्सप्लेन किया जो 2 रूल्स है, 18A और 19, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है वो डिस्कस किया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और पूरा एक्सप्लेन किया। So please my friends, subscribe my channel, share my channel and like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Please do not forget to subscribe my channel. आज इतना ही है। Thank you and namaskar to all of you.